अब मैं आपको 2, 12 और अष्टम भाव के स्वामी के बारे में बता रहा हूँ कि इनका फल क्या होता है, शुभ और अशुभ। तो यहाँ बता रहे हैं, लगन से द्वितीय व द्वादश भाव स्थान के स्वामी ग्रह अपने सहचर भाव या ग्रह के आधार पर अर्थात उनके समान फल देते हैं, अथवा द्वितीयेश व द्वादश ग्रह की दूसरी राशि जिस स्थान में पड़ती है उस स्थान के अनुसार अपना शुभ व अशुभ फल देते हैं। यानी यहाँ पर यह बता रहे हैं कि द्वितीय और 12 भाव के स्वामी दूसरी राशि जिस स्थान में पड़ती है उसी स्थान के अनुसार अपना शुभ या अशुभ फल देते हैं। ये एक ध्यान देने योग्य बातें हैं। वैसे भी दूसरा और 12 भाव लगन के लिए सम होता, उदासीन होता है, ना ही खराब होता ना ही अच्छा, बराबर होता है। लेकिन यहाँ यही बताते हैं कि दूसरे और भाव के स्वामी की दूसरी राशि कहाँ पड़ी है, वहां का वह ग्रह फल देगा। किसी भी स्थान से 12वां अर्थात व्यय स्थान नित्य अशुभ है, यह एक सामान्य नियम है। इनमें भी नवम भाव से व्यय अर्थात अष्टम स्थान परम अशुभ है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि नवम भाव का 12वां भाव पड़ता अष्टम, यह परम अशुभ है। इसी सामान्य नियम का अपवाद इस कारक में बताया गया है कि स्पष्ट प्रतिपादन के लिए लगन शब्द का ग्रहण है। आशय यह है कि यद्यपि प्रत्येक भाव से व्यय स्थान का स्वामी अशुभ है, किंतु लगन से व्यय स्थान का स्वामी सम अर्थात न शुभ है और न अशुभ है। यह सिद्धांत द्वितीय पर लागू किया जाता है। द्वितीय व द्वादश सम फल देने वाले होते हैं और सम अर्थात उदासीन होने पर क्या ये व्यक्ति के भाग्य के निर्माण में कोई योगदान करेंगे? इसका उत्तर स्पष्ट बताया है कि वे सम होते हुए भी तत्कालिक परिस्थितियों के सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। जैसे बुध ग्रह को शुभ या पाप किसी एक श्रेणी में एकांततः नहीं रखा जाता, इसकी शुभता अशुभता परिस्थितियों पर निर्भर करती है। यानी बुध ग्रह में एक खासियत होती है, वो कहीं भी बैठा हो, जिस ग्रह के साथ बैठा उसी का फल देगा। अच्छा है तो अच्छा देगा और बुरा है तो बुरा फल देगा। अब बताता हूं मैं आपको अष्टम भाव के बारे में कि भाग्य अर्थात नवम स्थान से द्वादश स्थान का स्वामी अर्थात अष्टमी इसी कारण शुभ फल नहीं देता। यदि वह अष्टमी साथ ही लग्नेश भी है, अगर वो अष्टमेश है और साथ में लग्नेश भी है, जैसे लग्नेश भी है, तो वह शुभ फल से भी वह शुभ फल से भी योग कराता है। लगन से व्यय स्थान द्वितीय स्थान सम होते हैं। वहीं पर यह संकेत दिया गया है कि प्रत्येक स्थान से व्यय स्थान के लिए अशुभ होते हैं। यह एक सामान्य नियम है। जैसे सप्तम स्त्री स्थान से द्वादश पत्नी के लिए, जैसे सप्तम स्थान से छठा भाव पत्नी के लिए या पति के लिए 12वां भाव हो गया। तो व्यय शब्द में सभी प्रकार के व्यय, यहाँ तक कि शरीर का व्यय भी सम्मिलित है। इसी सामान्य नियम का एक अपवाद पिछली कारक में बताया गया है कि व्यय के विशेष में एक अन्य नियम बताया गया है कि सभी व्यय स्थानों में नवम स्थान का व्यय से परम अशुभ है। और आपको एक बात बता देता हूँ कि लगन में आप पहले उस जातक के उम्र के स्वास्थ्य के बारे में पता कर लें, वो एकदम सही स्पष्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ ये ग्रह अपना जो कार्य करेंगे वो कम ही खराब करेंगे, ज्यादा खराब नहीं करेंगे। यह सारी बात हमारे लग्नेश के ऊपर
लगाकर ही बताना चाहिए। अर्थात नवम से द्वादश अष्टम भाव, अर्थात नवम से द्वादश भाव अष्टम भाव, अतः अष्टमेश को जो परम अशुभता प्राप्त होती है उसमें नवम अर्थात भाग्य स्थान का व्यस होने का भी प्रमुख कारण माना जाता है। इस प्रकार तीसरा 3 6 11 वो केंद्र 1 4 7 ये अष्टमेश पापी होता है। सामान्यतः वह अष्टमेश परम पापी होता है। प्राय वह मृत्यु स्थान का स्वामी है तथा फिर भाग्य स्थान से द्वादश स्थान का भी स्वामी होता है। अतः भाग्यहानि अर्थात दुर्भाग्य एवं मृत्यु का आधिपत्य करता है। अतः यह बात भी है कि त्रिकोण में नवम स्थान परम बली होता है। अतः नवम स्थान को परम शुभ होने के कारण नाम शुभ भी दिया गया। यह त्रिकोण का भी कहलाता है। अतः परम शुभ फल देने वाला स्थान का व्यय परम अशुभ होना ही चाहिए। अतः सभी पापियों से अष्टमेश निर्विवाद रूप से पापी होता है। इसका पापत्व किसी भी स्थिति में समाप्त नहीं होता है, लेकिन इसका अशुभता में उतार चढ़ाव होता है। इस वैसे व्यवस्था दी गई है कि लगने से यदि अष्टमेश है, लगने से यदि अष्टमेश है तो शुभ संधाता होता है। आशय यह है कि अष्टमेश ग्रह की दूसरी राशि यदि लगन में पड़ती हो तो वह कुछ फल प्रभाव को अपने साथ रखता है, यानी कुछ फल देगा। वास्तव में यह शुभ संधाता शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि अष्टमित होने के कारण लवमान अशुभता में कुछ कमी करेगा। लग्न होने के कारण शुभ फल का भी संबंधान योग कराता है। यह शुभ भी देगा और थोड़ा अशुभ फल भी देगा। अष्टमित होने का दोष लग्नेश होने पर भी बना रहता है, लेकिन उसकी मात्रा प्रभाव शक्ति कुछ कम हो जाती है। अष्टमित होने के कारण उसका अशुभ फल कम हो जाएगा। सामान्यतः एक ग्रही जब दो विरोधी गुण प्राप्त होते हैं तब उसकी समाप्ति हो जाती है। ऐसा ज्योतिष जगत का प्रचलन है कि बड़ा मेहर ने कहा है कि एक ही ग्रह यदि दो विरोधी गुण प्राप्त हो रहे हों, विरोधी गुण, तो उनमें से जिसकी मात्रा अधिक होगी वही फल मिलेगा। यदि ये दोनों फल समान बल वाले हैं तो ध्वस्त हो जाएंगे। अतः इसका सामान्य नियम यह है कि लग्नेश व अष्टमेश होने के कारण प्राप्त होने वाले दोनों विरुद्ध फलों को वह ग्रह देगा। सब अब यह बात है कि ऐसी स्थिति में जब लग्नेश और अष्टमेश एक ही ग्रह हो कब हो सकती है? तुला लगन में मेष लगन, ये हमारी है तुला लगन में, तुला लगन, ये तुला लगन में मेष लगन की स्थिति बनती है। शेष लगनों में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि तुला लगन में हमारा दूसरी राशि अष्टम में पड़ती है, वृष राशि। तुला लगन में लगन की राशि लगन में तुला और अष्टम में वृष राशि पड़ती है। इसी प्रकार मेष लगन में मंगल की दूसरी राशि, इसी प्रकार मेष लगन में मेष राशि और अष्टम में वृश्चिक राशि पड़ती है। अतः तुला मेष लगन उत्पन्न जातकों के लिए शुक्र व मंगल शुभ फल का योग ही कराएंगे, ऐसा बताते हैं। अष्टमेश होने के दोष तुला को मेष लगन में शुक्र मंगल को नहीं होता, लेकिन अभी यह बताया है कि कुछ फल तो वो देता ही है। निश्चय यह है कि हम, मतलब कहने का मेरा यह है कि हम ये स्थिति मंगल की सुख स्थिति को देखकर बताएंगे कि वह कितना कमजोर है या बलवान है, उसी पर वह फल अच्छा या बुरा देगा अष्टमेश होने की वजह से। निष्कर्ष यह है कि लग्न स्थान में ऐसी विशेषता है
कि वह अपने प्रभाव से बड़े अशुभ फल को भी काट सकता है अथवा अतिमात्र न्यून कर सकता है। लगन ऐसी क्या विशेषता? वह प्रश्न यह स्वाभाविक है कि केंद्र व त्रिकोण स्थान है, अर्थात लगन में त्रिकोणेश व केंद्र तत्व ये दोनों धर्म पाए जाते हैं। प्रथम, पंचम व नवम ये तीनों भाव परस्पर त्रिकोण कहे जाते हैं। सरलता नियम यह है कि प्रत्येक भाव में पांचों भाव त्रिकोण है, अतः लगन को भी त्रिकोण तत्व प्राप्त होता है, क्योंकि यह स्वयं पांचवा से नौवां पांचवा पड़ेगा। ये मैंने आपको द्वादश भाव, दूसरा भाव और अष्टम भाव के बारे में बता दिया। अब मैं आपको केंद्र अधिपति दोष के बारे में नियम अगली वीडियो में बताऊंगा।